नमस्कार, आप सभी का नवोदय विद्यालय स्टडी सर्किल में स्वागत है। क्लास 9 का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को है और यहाँ पे हम विज्ञान सेक्शन का प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो विज्ञान सेक्शन में आपका 35 प्रश्न होंगे। इन 35 प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 से लेकर 100 तक विज्ञान के प्रश्न होंगे। इसमें पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने ये है 66। कृषि पद्धतियों में एक कार्य मिट्टी तैयार करना है जिसके फलस्वरूप आरंभ में मिट्टी पोली जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इस पद्धति का लाभ नहीं है? तो इस पद्धति में जो है जड़ें सरलता से श्वसन कर सकती हैं, मिट्टी को जुताई की जाती, फुलाया जाता है। तो इस पद्धति में कौन सा लाभ नहीं है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो आपके सामने जो है आंसर पे टिक किया गया है। तो पोषण प्राचुर मिट्टी ऊपर आ जाती है, ये भी सही है। केंचुआ और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है, उसी को हमें टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। दो फसलों के उस समूह को चुनिए जिन्हें भूमि में पोषक तत्वों के पुनःपूर्ति के लिए एक के बाद दूसरी खेत में उगाई जाती है। तो धान और गेहूं एक ही जैसे हैं, इससे कोई पूर्ति नहीं होती है। फलिया व गेहूं इसका उपयोग किया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। उसके बाद है 68। किसी फसल की बुआई करने से पहले खरपतवार हटाने की कृषि पद्धति को कहते हैं थ्रेशरिंग। नहीं, थ्रेशरिंग तब होता है जब फसल की कटाई होती। फटकना भी बाद में होता है। समतलीकरण जब मिट्टी ऊंचा नीची होती है तो उसको समतल, लेकिन जुताई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, जुताई करना। इसके 69 कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान करके सही मिलान चुनिए। तो पेनिसिलिन जो होता है प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, जो पहले आँखों में लगाई जाती थी पेनिसिलिन सही है, ऑप्शन नंबर बी। लुई पाश्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई खोज दो प्रमुख क्रमशः हैं। लुई पाश्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यावसायिक उपयोग के लिए की गई दो खोज क्रमशः हैं। तो पहला जो है पाश्चीकरण हो लुई और किण्वन। तो इसमें आपका जो है किण्वन और पाश्चीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है, दोनों में कॉलम 1 में रोग दिए गए हैं और कॉलम 2 में फैलाने वाले सूक्ष्म जीव दिए गए हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपका जो है गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण होता है और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। यानी पहले का डी, दूसरे का सी, चौथे का बी और तीसरे का बी और चौथे का ए। तो ये जिसमें होगा वही सही होगा। पहले का गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है। टाइफाइड जीवाणु, हाँ, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का डी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। शलभों, माप और अन्य कीटों को भगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती हैं? तो नेफ्थलीन की गोलियां कोलतार से प्राप्त होती हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो पैराफिन मोम जो होता है वैसलीन बनाने के काम आता है, पैराफिन मोम। तो पहले का डी होगा। बुटमेन जो होता है वो बुटमेन, पेंट, बुटमेन पेंट बनाने के काम में आता है। और डीजल जो होती है भारी मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल निर्जल धुलाई ड्राई क्लीनिंग में भी विलायक के रूप में कार्य आता है। तो पेट्रोल बी हो जाएगा। और बुटमेन जो होगा वो पेंट बनाने काम में, डीजल भारी मोटर वाहनों को चलाने, पैराफिन मोम जो होता है वैसलीन बनाने के काम में आता है। तो इसका जो है पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। ऑप्शन सही है सी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मीय मान जो है सीएनजी का होगा, सीएनजी, ठीक है। पेट्रोल, उसके बाद पेट्रोल होगा, फिर उसके बाद डीजल होगा और सबसे कम लकड़ी का होगा। तो वनोन्मूलन का क्या परिणाम है? वनोन्मूलन का क्या परिणाम है? तो वर्षा और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करता है, गलत है। वनों की कटाई से न तो वर्षा में वृद्धि होगी, न तो मृदा की वृद्धि होगी, और नहीं तो मृदा का क्षरण होगा। भौम जल स्तर में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। सी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होगी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। प्रदूषण तो बढ़ेगा ही वनों के उन्मूलन से। कॉलम 1 को कॉलम 2 का मिलान कीजिए, विकल्प को चुनिए और मिलान सही। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो अभयारण्य होते हैं जहाँ जल प्लांट पौधों की लकड़ियों और औषधि पौधों को एकत्र करने जैसे कार्यकलाप की स्वीकृति मिलती है। प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे, तो यही आपका जो है बी जो है वो गलत है, ठीक है। देश में बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक परियोजना लागू की जिसे बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर कहते हैं। यह परियोजना निम्नलिखित में से किसमें लागू है? तो टाइगर परियोजना काजीरंगा में है, 1992 में लागू हुआ था। तो काजीरंगा जो है असम में है, ठीक है। काजीरंगा वन उद्योग जो है असम में उद्यान लगाया गया है। कॉलम 1 में दिए गए मानव मादा जनतंत्र के अंगों का मिलान 1 और 2 में करना है, ठीक है। अंडाशय शिशु का विकास होता है। फैलोपियन नालिकाएं मादा युग्मक का निर्माण करती हैं, गर्भाशय। तो इसमें जो है पहला जो है अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करते हैं, तो उसी में शुक्राणु जाते हैं और अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। और गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। थर्ड का ए हो जाएगा, थर्ड का ए और पहले का सी और दूसरे का दूसरा। तो इस तरह से आपका थर्ड का पहले का बी और दूसरे का सी और गर्भाशय में शिशु का विकास होता है, तीसरे का है, ठीक है। हाइड्रा और ईस्ट
के जनन की विधियां समान हैं, क्योंकि दोनों के जनन की विधियां हैं। तो मुकुलन होता है, मुकुलन पे आप जाएंगे। हाइड्रा और ईस्ट के जनन की विधियां समान होती, क्योंकि दोनों में जनन की विधियां हैं, मुकुलन कहलाती। बाह्य निषेचन निम्नलिखित में से किस में होता है? तो बाह्य निषेचन जो होता है, मेढक पानी में अपने अंडों को छोड़ देते हैं, वही निकल जाते हैं। तो मेढक जो होता है बाह्य निषेचन करता है। ए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति में शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करता है? तो अग्नाशय, पैनक्रियाज में ही आपका अग्नाशय को ही हम पैनक्रियाज करते हैं। पैनक्रियाज आपका डैमेज होता है तो शुगर लेवल आपका बढ़ता है। तो यही पैनक्रियाज जो है आपके, ये इंग्लिश वर्जन पे जाएंगे तो आप अग्नाशय, इसी को हम हिंदी में अग्नाशय भी कहते हैं। तो पैनक्रियाज। किशोरा अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? अचानक लंबाई में वृद्धि होता है, लॉरिंक्स स्वर यंत्र में वृद्धि ये भी होता है, गौड़ लैंगिक लक्षणों में विकास, त्वचा का रंग आपका नहीं बदलता है, तो ये आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। जल में निम्नलिखित में से किस तत्व की अनुपस्थिति होने पर कोई टेडपोल वयस्क मेढक नहीं बन सकता है? आयोडीन। आयोडीन यदि होगा तो कोई भी मेढक नहीं बन पाएंगे। केवल संपर्क बलों द्वारा केवल संपर्क बलों वाला विकल्प है। तो हाँ, घर्षण बल और पेशी बल, पहला ऑप्शन सही है। ये संपर्क के कारण क्रिएट होता है। किसी आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, को किसी मेज के पृष्ठ पर उसके 3 फलकों जिनके क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है स्पर्श करते हुए रखा जाता है। यदि इन बॉक्स का द्रव्यमान 100 किग्रा है तो सभी प्रकरण में मेज के पृष्ठ पर यह बॉक्स आरोपित करेगा समान प्रणोद और समान दाब। नहीं, ये गलत है। समान प्रणोद परंतु विभिन्न दाब। प्रणोद आपका सेम होगा। बल क्योंकि 100 किलोग्राम के हैं, लेकिन इनका जो स्पर्श क्षेत्रफल है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल जैसे कम होगा और वजन उतना ही 100 किग्रा। यदि इस बॉक्स का द्रव्यमान जो है 100 किग्रा है तो बल तो समान लगाएगा, 100 किग्रा का ही लगेगा, लेकिन उस एरिया पर लगने वाला दाब जो होगा वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। भारी बोझ उठाने वाले कूली सदैव अपने पास एक लंबा सूती कपड़ा का टुकड़ा रखते हैं। बोझ को अपने सिर पर रखने से पहले इस कपड़े को गोलचक्की के रूप में लपेट कर अपने सिर पर रखकर फिर उस बोझ को रखते हैं। ऐसा करके वे बोझ के प्रणोद को घटा देते हैं। तो बोझ का प्रणोद तो घटेगा नहीं, क्योंकि जितना बल है वो लगेगा ही, भार उतना उठाना ही है। अपने सिर को संभावित चोटों से बचा लेते हैं। अपने सिर पर बोझ द्वारा लगने वाले बल को घटा देते हैं। घटेगा भी नहीं, बल्कि संपर्क क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। चूँकि हमारा जो सिर है वो फ्लैट तो है नहीं, वो गोल है, एक जगह उठा हुआ है। तो जिस जगह पे वो बक्सा रखा जाएगा वहाँ पे क्या होगा, दबाव अधिक पड़ेगा और दबाव एरिया कम होगा, क्योंकि हमारा सिर जो है समतल नहीं है। तो सिर के बोझ के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम उस पर पगड़ी के रूप में रखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। घर्षण बल वस्तु के आकार और द्रव्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये नहीं है,
किसी वस्तु पर लगने वाला घर्षण जिस तरल में वह गति कर रहा है उस तरल के सापेक्ष वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही है। घर्षण बल सदैव की दिशा में कार्य करता है, ये विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण बल, क्योंकि वायु अत्यंत हल्की और विरल है, अतः यह मुक्त रूप से गिरती वस्तु पर कोई घर्षण बल नहीं लगाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बस सही है। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति है तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ये सोनिक वेव होते हैं। 20 उसके ऊपर सुपरसोनिक होते हैं और नीचे जो होता है इंफ्रासोनिक होते हैं, जिसे हम सुन नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से कम वाले ध्वनि को हम नहीं सुन सकते, इसे हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि को हम क्या करते हैं, नहीं सुन पाते, तो उसे सुपरसोनिक कहते हैं। बीच के जो रेंज होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, तो वहाँ पे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, इन्हें सोनिक वेव कहते हैं, इनको हम सुन सकते हैं। अगले, आयाम और आवृत्ति किसी भी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। सही है। जब किसी कंपन का आयाम बढ़ता है तो उत्पन्न ध्वनि प्रबल हो जाती है, अधिक तीक्ष्ण तीखी हो जाती है, कातारत्व तो अधिक हो जाता है, कातारत्व कम हो जाता है। यहाँ पे लाउडर होता है। यदि आयाम बढ़ता है, हाँ आयाम बढ़ेगा तो लाउडर हो जाएगा, यानी ध्वनि की प्रबलता बढ़ जाएगी। लेकिन आवृत्ति बढ़ता है तो पिच बढ़ेगा, यानी उसकी तारकता बढ़ जाती है, तो पिच हाई होता है आवृत्ति। यहाँ पे जब किसी कंपन का आयाम बढ़ेगा तो प्रबलता बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। संगीत उपकरण एक तारा व मंजीरा में कंपन के भाग क्रमशः होते हैं। तो कंपन किस पे होता है, डोर पे होता है, तनित डोर यानी स्वयं उपकरण ही है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी सही है। उसके बाद, किसी तीक्ष्ण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी चाहिए, तो वृद्धि किस में करेंगे, आयाम में करेंगे। तीक्ष्ण ध्वनि क्षीण ध्वनि है, प्रबल में करना है तो हम क्या करेंगे, आयाम में परिवर्तन करेंगे। और पिच बढ़ाना है यानी तीक्ष्ण बनाना है उस ध्वनि को, तो आवृत्ति अधिक करनी पड़ती है। वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता व तारत्व निर्भर करते हैं क्रमशः हैं। तो प्रबलता जो है आपका आयाम पे निर्भर करता है और तारत्व यानी पिच जो होता है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। इस तरह से हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। यहाँ पे एक प्रश्न है, कौन सा एक विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, तो चुंबकीय सुई का विचलन जब उसे किसी विद्युत धारावाही तार के पास रखी जाए, तो ये तो चुंबकत्व का प्रभाव हुआ। ये हमें क्या बताना, रासायनिक प्रभाव को बताना है। विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा व प्रकाश का उत्सर्जन। ठीक है, तो ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन, पंखे की प्लेट का घूर्णन, जब धारा पंखे में से प्रवाहित होती है, ये मैकेनिकल है। लेकिन ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आपका रासायनिक क्रिया हो जाएगी। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुलों का प्रकट होना, जब उन्हें आंशिक रूप से पानी जिसमें कुछ मात्रा अम्ल की होती है में डुबोते हैं, तो विद्युत, ये आपका रासायनिक हो जाएगा। ठीक है, भूकंप अधिकतर इनके कारण होते हैं। तो भूकंप जो होता है
ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट का आपस में घिसाव सरकाव के कारण होता है। तो भूकंप के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण जो होता है पृथ्वी की प्लेटों की आपस में खिसकाव। जब तक ये खिसकाव नहीं होगा तब तक भूकंप नहीं आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। थोड़ा सा छोटा तड़ित चालक भवनों इमारतों की तड़ित प्रभाव से सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, बिजली के तड़ित लगाए जाते हैं, जिससे भवनों पे बिजली गिरती है, वो अवशोषित करके भूमिगत करते हैं। अधिकांश भूकंप अधिक गहराई पर भूमिगत नाभिकीय विस्फोट को कारण होते नहीं। तड़ित के समय कमरे के दरवाजों खिड़कियों को बंद करके कंप्यूटर टीवी का उपयोग सुरक्षित होता है। नहीं, किसी वस्तु पर आवेश है तथा नहीं इसके परीक्षण के लिए किसी विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर जो है 1 और 4 जो है वो सही है। एक भवनों के ऊपर जो है, इमारतों के ऊपर ये हम लगा सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है ये दोनों आपके ऑप्शन जो हैं वो गलत है। ठीक है, ये गलत है, हम नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ये आपका ऑप्शन सही है, चौथा। तो इस तरह से 1 और 4 वाले जो होंगे वही सही है, 1 और 4। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। भूसंपर्कन वह प्रक्रिया है जिसमें आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है। तड़ित की अवधि में विद्युत विसर्जन दो आवेशित बादलों के बीच होने के साथ आवेशित बादलों और पृथ्वी के बीच भी होता है। ये दूसरा सही है। गरज वाले तूफान के समय वायु की धाराओं के कारण बादलों के ऊपरी किनारों के निकट अरिणावेश एकत्रित हो जाते तथा धनावेश बादलों के निचले किनारे पर संरक्षित होते हैं। जब धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो इसमें एक आपका सही है, आपका पहला सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा आपका नहीं सही है और चौथा सही है। चौथा भी मुझे सही लग रहा है। इसका आंसर जो है वो इस तरह से 1 2 4 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 2 4 होगा। किसी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है, वस्तु के आकार से उत्तल दर्पण द्वारा, हाँ ठीक है, लेंस द्वारा नहीं, दर्पण द्वारा। तो या उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो आभासी होता है, सीधा होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। और अवतल दर्पण में क्या होता है? रियल होता है, वास्तविक होता है, और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपातित किरण और परिवर्तित किरण के बीच का कोण 130 अंश है, सॉरी। ठीक है, तो आपातित किरण और दर्पण के अवतल पृष्ठ के कोण कितना होगा? तो 180 में से हम क्या करेंगे? 130 घटाएंगे, सॉरी। ठीक है, 180 में से 130 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और 50 का आधा करेंगे क्योंकि आधे भाग में बटा होता है, तो इस तरह से 25 आ जाएगा। आपका 25 डिग्री ये होगा। इस तरह से आपका बनता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपातित किरण है, ये आपातित किरण हो गई, ये परावर्तित होके जा रही है। तो यदि इनका जो है ये 30 बन रहा है, 130 बन रहा है,
130 डिग्री बन रहा है और टोटल 180 होना चाहिए, यानी इन दोनों का सम जो होगा 50-50 होगा। तो ये दोनों बिल्कुल आधे होते, 50 का आधा 25 हो जाएगा। ठीक है, 50 का आधा 25। कोई प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर इस प्रकार आपतन करती है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 अंश है। यदि यह किरण 10 अंश के कोण से दर्पण की ओर घूमकर दर्पण के किसी बिंदु पर आपतन करती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो ये जो होगा आपका 140 अंश हो जाएगा। क्यों कि 10 किरण 20 जुड़ जाएंगे। मानव नेत्र का वह भाग कौन सा है जो विशिष्ट रंग प्रदान करता है? विशिष्ट रंग प्रदान करता है। मानव नेत्र का वो कौन सा भाग है जो इसे विशिष्ट रंग, अच्छा जो उसे विशिष्ट रंग पर, तो आँख की जो आइरिस होती है वो काली होती है, वही उसकी विशिष्ट रंग, तो इसको परितारिका कहते हैं।